नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज जियोग्राफी के अगले टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। नंबर एक, दैनिक गति, नंबर दो, वार्षिक गति। दैनिक गति को हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं और वार्षिक गति को हम परिक्रमण गति भी कहते हैं। इसके बाद में आगे ध्यान देना, इसको हम अक्षीय गति कहते हैं, जबकि इस वार्षिक गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। दैनिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यह चक्र लगभग 24 घंटे, यदि आप एग्जैक्ट टाइम लिखना चाहते हो तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं? दैनिक गति, परिभ्रमण गति और अक्षीय गति, यानी अक्ष पर यह गति पूरी करती है। जबकि वार्षिक गति या परिक्रमण गति, परिक्रमण गति क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और यह चक्कर यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाती हुई 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड का टाइम लगता है। इस गति में लगभग 1 वर्ष का टाइम लगता है और इस गति में 1 दिन का टाइम लगता है। इस कारण इसे दैनिक और इसे वार्षिक, यह अपने अक्ष पर घूमते हैं, इस कारण परिभ्रमण, और यह सूर्य के चक्कर लगाती है तो परिक्रमण। कक्षीय गति जो होती है वो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष होती है, निश्चित ऑर्बिट होती है, उसमें चक्कर लगाती है। जबकि अक्षीय गति अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दैनिक गति में 24 घंटे का टाइम लगता है और वार्षिक गति में 365 सही 1/4 दिन का टाइम लगता है। अब देखो हम एक एक गति के बारे में पढ़ें कि इससे पड़ने वाले प्रभाव यानी क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो गौर करना, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनमें नंबर 1, दिन रात का बनना। नंबर 2, मौसम परिवर्तन। नंबर 3, ज्वार भाटा की उपस्थिति। पहली बात, दिन रात का बनना। मान लो सूर्य की लाइट यदि इधर से आ रही है, सनरेज इधर से आ रही है, तो यहां यदि जो हिस्सा पृथ्वी का सम्मुख होगा वहां दिन होगा, विपरीत भाग पर रात होगी और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो जो घूमती जाएगी, जो हिस्सा सम्मुख आता जाएगा सूर्य के वहां दिन व विपरीत भाग पर क्या होगा? रात होगी। दिन व रात का बनना। अगली बात आती है मौसम परिवर्तन। तो पहली बात हमारे को यहां से पता होनी चाहिए कि मौसम क्या होता है। तो देखो हम जनरली 2 वर्ड काम में लेते हैं, एक है मौसम, एक है जलवायु।
वायुदाब व आर्द्रता। तो भिन्नता किस चीज की होती है? भिन्नता होती है समय की, ये होता है क्षणिक या तात्कालिक या अल्पकालिक। जबकि ये क्या होता है? दीर्घ अवधि का औसत होता है। ध्यान देना, तापमान, वायुदाब व आर्द्रता का एक दीर्घ अवधि का जो एवरेज निकाला जाता है, लगभग 30-35 सालों का, अलग अलग देशों में एक अलग अलग पैमाना है इसका। तो उस एवरेज को निकाल कर जो बात कही जाती है कि इतना तापमान रहता है, सर्दियों में इतना रहता है, गर्मियों में इतना रहता है, इतनी वर्षा होती है, इस समय वर्षा होती है, तो इससे निर्धारण किसका होता है? जलवायु का होता है। जबकि मौसम, जैसे मैं यदि इस एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, जैसे अभी दोपहर के 12 बजे के लगभग का टाइम हो रखा है, तो इस समय सूर्य की लंबवत स्थिति है, तापमान उच्च है, वायुदाब निम्न है तथा आर्द्रता की अधिकता पाई जा रही है। परंतु यहां ध्यान देना कि सुबह तापमान अलग रहेगा, शाम को तापमान अलग रहेगा, रात को तापमान अलग रहेगा, दोपहर में तापमान अलग रहेगा। यानी पृथ्वी जो जो घूमती जाएगी तापमान में परिवर्तन होता जाएगा। तापमान में परिवर्तन होगा तो वायुदाब में परिवर्तन होगा, और वायुदाब और तापमान में परिवर्तन होगा तो आर्द्रता में भी परिवर्तन मिलेगा। तो इस अनुसार यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो मौसम परिवर्तन होता है। आगे ध्यान देना, ज्वार भाटा की उपस्थिति। देखो ज्वार भाटा क्या होता है? जैसे ये कोई महासागरीय भाग है, और यहां चंद्रमा है, तो यहां का जल यहां से ऊपर उठेगा। किसकी ग्रेविटी के कारण? चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण। जबकि यहां का जल, इस जल की आपूर्ति करने के लिए यहां से जाएगा तब नीचे बैठेगा, तो ये ऊपर उठा हुआ जल क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। और ये जो यहां का जल तल जहां नीचे बैठ गया वो भाटा कहलाएगा। यानी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के महासागरीय भाग का जल तल जहां से ऊपर उठ जाता है वो ज्वार है, और उस जल की आपूर्ति करने के लिए जहां से जल चलकर जाता है उसे हम भाटा कहते हैं। तो यदि पृथ्वी घूमकर आएगी, जो घूमती जाएगी, जो हिस्सा किसके सम्मुख आएगा? चंद्रमा के सम्मुख आएगा, वहां ज्वार आएगा। जबकि उस जल की आपूर्ति करने के लिए जहां से चल जाएगा वहां भाटा होगा। तो पृथ्वी जो घूमती जाएगी चंद्रमा के सम्मुख वाले हिस्से पर ज्वार आता जाएगा। तो पृथ्वी यदि दैनिक गति नहीं करेगी तो ज्वार भाटा की उपस्थिति नहीं होगी। तो ये ध्यान देना, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात का बढ़ना, मौसम परिवर्तन व ज्वार भाटा की उपस्थिति होती है। आगे हमारे ध्यान देना है वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण जो जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में मैं अभी बता देता हूं। नंबर 1, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। इसके बाद में नंबर 2, ऋतु परिवर्तन। नंबर 3, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात अपशोर व उपशोर
की स्थिति अपभू व उपभू की स्थिति ग्रहण की स्थितियां। ध्यान देना, वार्षिक गति के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो निम्न है। दिन रात की अवधि में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन रात, अपशोर उपशोर की स्थिति, अपभू उपभू की स्थिति और ग्रहण की स्थितियां। आज की क्लास में हम यहां तक पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो 3 परिवर्तन हुए, जबकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो निम्नलिखित 6 परिवर्तन होते हैं। जो ये 6 जो परिवर्तन है ये लगभग आपके ज्योग्राफी के मूल और सार है। ये सूर्य है, और सूर्य के चक्कर लगाती है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, गौर करना, पृथ्वी का क्या अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। ये इस तरीके से झुकी हुई है और ये क्या है आपकी झुकाव है, और इसी कारण ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये आपकी कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, और यह मकर रेखा है। जब पृथ्वी इस स्थिति में होगी तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरेगी और इसी समय मकर रेखा पर तिरछी होगी। ध्यान देना, इस समय भारत की आपको मैं लोकेशन बता देता हूं, यदि आप गौर करोगे यहां भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु जब होगी तो ये स्थिति हमारे लगभग मई जून के महीने में होती है। तो ये स्थिति होती है 21 जून की। कब की होती है? 21 जून की। तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो ऋतु होती है इस समय यहां पर ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और दिन क्या होते हैं? बड़े व रात छोटी। इसके विपरीत मकर रेखा पर स्थिति क्या होती है? 21 जून को शीत ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी है। जबकि दिन क्या होंगे? छोटे और रात बड़ी होगी। यहां से इसके विपरीत कंडीशन मिलेगी। जब पृथ्वी घूमकर यहां आ जाएगी तो आपको ध्यान देना है, ये जब लोकेशन रहेगी तो ये पृथ्वी का झुकाव है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। अब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ रही है, जबकि कर्क रेखा पर तिरछी पड़ रही है। और कर्क रेखा पर जब तिरछी पड़ेगी, गौर करना, कर्क रेखा पर जब तिरछी पड़ती है तो भारत में तिरछी पड़ती है। और भारत में कौन सी ऋतु होती है उस समय? भारत में उस समय होती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु भारत में कब होती है? तो शीत ऋतु दिसंबर के महीने में होती है, दिसंबर जनवरी में। और ये जो कंडीशन है ये होती है 22 दिसंबर को। गौर करना, ये कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय यहां पर दिन क्या होंगे? छोटे, और रात क्या होगी? बड़ी होगी।
इसके विपरीत जो मकर रेखा है वहां पर ऋतु क्या होगी, ग्रीष्म, और दिन क्या होगी, बड़े, और रात क्या होगी, छोटी। ये कंडीशन होती है। आगे ध्यान देना, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं मकर संक्रांति, और जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कर्क संक्रांति कितनी तारीख को आती है, तो 21 जून को आती है, और मकर संक्रांति पूछ लिया जाए तो 22 दिसंबर को आती है। जो आप कई जगह पढ़ते हो 14 जनवरी, वो आपकी कल्चर का पार्ट है। यदि कल्चर के पार्ट के अकॉर्डिंग उसको पूछा जाए तो हमारे राजस्थान में, हमारे पूरे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, पर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी जब सूर्य की लंबवत स्थिति मकर रेखा पर होती है उसको मकर रेखा कहते हैं, और वो होती है 22 दिसंबर। आगे ध्यान देना, पृथ्वी जब घूमते हुए यहां आती है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी यहां से ऐसे निकलेगी, तो यहां निकलेगी तो सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी, भूमध्य रेखा पर गिरेगी, और इसके बाद में यहां आ गई और वापस घूमते हुए जब सूर्य की पृथ्वी पीछे आएगी तब भी भूमध्य रेखा पर। यानी दो कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन यहां होगी, क्योंकि पीछे नहीं बढ़ पाएगा, 3D डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, तो आपको यहां से समझना है कि सूर्य की स्थिति किरणें कहां गिर रही है, 0 डिग्री पर, और एक कहां गिर रही है, यहां पर, तो ये भी 0 डिग्री है। तो दो कंडीशन होंगी जब सूर्य की किरणें कहां गिरेंगी, 0 डिग्री पर, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विषुव। गौर करना, जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है यानी 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषुव। और यह विषुव की स्थिति बनती है, इसको कह देते हैं शरद विषुव, और यह बनती है 23 सितंबर को, और यह जो स्थिति बनती है इसे कह देते हैं बसंत विषुव, जो बनती है 21 मार्च को। कब बढ़ती है जी, 21 मार्च को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर समय क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं इस समय क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर होती है, और भूमध्य रेखा पर होती है तो यहां पर क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो जाते हैं, दिन रात बराबर। तो दिन रात बराबर होते हैं या सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि ये डायग्राम देखिए, पृथ्वी यहां से घूमते हुए ये पूरा चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रही है, 365 से 1/4 दिन में। अब देखो, मैंने उसमें परिवर्तन 6 परिवर्तन बताए थे, उनमें से पहला परिवर्तन था दिन रात की अवधि में परिवर्तन। ध्यान देना, हम कर्क रेखा की बात लेकर चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और 23 सितंबर के आसपास क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। और शीत ऋतु में क्या होता है, दिन छोटे और रात बड़ी होती है, जबकि बसंत ऋतु में वापस 21 मार्च के आसपास दिन रात बराबर हो जाते हैं। तो ये दिन रात की अवधि में परिवर्तन हो गया। इसके बाद में आता है ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन ध्यान देना, यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पर क्या आ गई, शरद ऋतु आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, शीत ऋतु आ गई, और यहाँ पर बसंत ऋतु आ गई। तो ऋतु परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। आगे ध्यान देना कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात। तो देखो, पृथ्वी इस लोकेशन में होगी तो सूर्य की सीधी किरणें तो नहीं गिरेंगी, फिर भी तिरछी किरणें गिरेंगी, और तिरछी किरणें जब गिरेंगी तो यहाँ उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा, जबकि यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। यहाँ घूमते हुए पृथ्वी जब यहाँ आती है, इस लोकेशन में यहाँ आती है, तो यहाँ दिन उगना प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी, और जब यहाँ आएगी तो यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगी, और यहाँ जब वापिस आएगी पीछे आएगी तो यहाँ दिन उगना और यहाँ रात। यानी इतने पार्ट पर आप देखोगे तो उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है, और इसमें आप आओगे तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है। इसका मतलब क्या कहना है कि
यहां से आधे पार्ट में यानी 12 महीने पूरे लगते हैं, तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है। तो ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन रात होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अक्षांशों का हमने विभाजन पढ़ा, परंतु कर्क रेखा और मकर रेखा को ही ये शब्द क्यों दिए गए, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही क्यों दिए गए। तो यहां गौर करना कि सूर्य की लंबवत स्थिति कर्क रेखा के उत्तर में कभी नहीं होगी। सूर्य की कर्क रेखा के उत्तर में कभी भी लंबवत यानी सीधी किरणें नहीं गिरेगी, और मकर रेखा के दक्षिण में नहीं होगी। यानी सूर्य की लंबवत स्थिति हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य होती है, इसी कारण यह अंतिम बिंदु है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में या राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून। और यदि पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा 22 दिसंबर। और यदि पूछा जाए सबसे छोटा दिन, तो हमारे 22 दिसंबर होता है, और ऑस्ट्रेलिया का होता है वो 21 जून होता है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, हम उत्तरी गोलार्ध में। वहां से मकर रेखा गुजरती है। जबकि आप देखते हो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो कई बार टीम जाती है, तो यहाँ जब गर्मियां होती है तो वहां सर्दियां होती है, वहां सर्दियां होती है, यहाँ गर्मियां होती है, यानी आपको क्लाइमेट एक अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इस चीज को आप गौर करोगे, इस डायग्राम को और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और ये मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की जो 3 पार्ट है, जो भी अब्बू उब्बू की स्थितियां, अपशोर उपशोर की स्थितियां और ग्रहण की स्थितियां, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।